वेलकम टू सीनियर साइंस। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटेनेंस ऑफ आइसोलेट या फिर स्ट्रेन। आइसोलेट और स्ट्रेन को हम मेंटेन कैसे करेंगे। हम जब कल्चर करते हैं किसी भी चीज को, जब हम कल्चर के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए, कोई भी जो माइक्रोब्स हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ यील्ड, कोई भी चीज का कोई भी प्रोडक्ट हमारा बना रहा है वो उसकी यील्ड के प्रोडक्शन के लिए हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया उसको हम इनोकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो इनोकुलम को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो कल्चर के अंदर उस माइक्रोब्स को, आइसोलेट को मेंटेन करना भी जरूरी है। उसको अगर हम मेंटेन करके नहीं चलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका एंड हो सकता है। ठीक है, तो एंड करने के लिए हमें उसको दोबारा भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हम उसको दोबारा कहां से प्रिपेयर कर लेंगे, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। क्योंकि जो ये माइक्रोब्स हैं इनके जो प्रोडक्ट होते हैं, इनके जो प्रोडक्ट होंगे हाई वैल्यू प्रोडक्ट होंगे, हाई वैल्यू प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। इनके जो प्रोडक्ट होंगे हाई वैल्यू प्रोडक्ट, हाई वैल्यू प्रोडक्ट होते हैं इनके। और जो ये प्रोडक्ट हैं हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, चेंज भी नहीं होते ये प्रोडक्ट, तो इनको हाई वैल्यू प्रोडक्ट बोलेंगे। तो इनको हमें क्या करना है, अब प्रेजर्व करना है। इनको हम क्या करेंगे, प्रेजर्व करेंगे। अब प्रेजर्व कैसे करेंगे हम इनको, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी चेंज। चेंज का मतलब है यहां से ना ही कोई इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकली चेंज आना चाहिए, और इसके अलावा इनके डीएनए के अंदर, जीन के अंदर भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए कि जिसके कारण इनकी जो प्रोडक्ट वैल्यू है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो इनके अंदर किसी भी तरह का जेनेटिकली एंड फिनोटाइपिक, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक, ना तो जेनेटिकली चेंज हो ना ही किसी तरीके का फिनोटाइपिक चेंज इनके अंदर आना चाहिए। तो इनके अंदर अगर चेंज आ जाता है तो वो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो सकती है। ठीक है, अगर हम किसी भी माइक्रोबियल स्ट्रेन को डिस्कवर करते हैं, कोई भी माइक्रोबियल स्ट्रेन है उसको हमने डिस्कवर किया, ठीक है, और ये माइक्रोबियल स्ट्रेन क्या दे रहा है हमें, कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। कोई भी यूजफुल हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं रिसर्च कल्चर। इसको हम बोलेंगे रिसर्च कल्चर, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें, कोई भी हाईली जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड कर रहा है, यूजफुल प्रोडक्ट है उसको हमें क्या कर रहा है, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं रिसर्च कल्चर। अब इसको हम यूज करते हैं रिसर्च कल्चर को फर्दर आइसोलेशन के लिए या इंप्रूवमेंट ऑफ स्ट्रेन के लिए। ठीक है, इसको हम किस लिए यूज करेंगे, आइसोलेशन, आइसोलेशन के लिए यूज कर लेते हैं, या फिर इंप्रूवमेंट ऑफ स्ट्रेन। जैसा ये हमारा स्ट्रेन है हमने इसको क्या करना है, आइसोलेट करना है, तो इसके इंप्रूवमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इसको आइसोलेट करते हैं, या फिर इसके इंप्रूवमेंट के लिए, इसके स्ट्रेन को इंप्रूव करने के लिए इसके अंदर हम आइसोलेशन करेंगे। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज करते हैं, ठीक है, माइक्रोबियल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे वेरियस स्क्रीनिंग टेक्निक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम यूज कर रहे हैं इस टेक्निक के अंदर। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने यूज किया रिसर्च कल्चर के ड्यूरिंग, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा निकला, जो रिसर्च कल्चर के ड्यूरिंग हमने देखा जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब क्या करेगा, इसकी जो यूज करेंगे जब हम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो इसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होगी वो वेरियस होगी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, डिफर डिफर इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी, और इसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण जो माइक्रोब है ये माइक्रोबियल प्रोडक्ट बनाएगा, और वेरियस स्क्रीनिंग टेक्निक होगी इसके लिए। ये क्या बनाएगा, डिफरेंट माइक्रोबियल प्रोडक्ट बनाएगा, और इसके लिए हम डिफरेंट
स्क्रीनिंग यूज करते हैं, स्क्रीनिंग टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट जो स्क्रीनिंग टेक्निक होगी उसका हम यूज करेंगे जो ये माइक्रोब्स निकले। ठीक है, इसके लिए हम, क्योंकि ये वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेगा तो वेरियस माइक्रोबियल प्रोडक्ट बनेंगे, वेरियस माइक्रोबियल प्रोडक्ट बनेंगे तो इसको हम डिफरेंट स्क्रीनिंग से इसको देखेंगे। डिफरेंट स्क्रीनिंग से हम इसको अगर देख रहे हैं तो ये प्रोसेस हमारी हो जाएगी एसे कल्चर। इस टेक्निक को हम बोल देंगे एसे कल्चर, इसको हम बोल देते हैं एसे कल्चर। जैसे कि वो हमने आइसोलेट किया था रिसर्च कल्चर, तो यहाँ पे हम वेरियस प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो इसको हमने बोल दिया एसे कल्चर। तो ये टेक्निक हमारी हो जाएगी एसे कल्चर। तो इस अब जो रिसर्च कल्चर है हमारे पास, जो हमने रिसर्च कल्चर को देखा जो प्रोड्यूस कर रहा था, अब जो रिसर्च कल्चर को हम यूज करेंगे तो वो हाई अमाउंट की मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करेगा कॉमर्शियल यूज के लिए, मेटाबोलाइट को प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन करेगा मेटाबोलाइट का। तो इस प्रोडक्शन को हम फर्मेंटेशन टेक्निक के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, इस जो फर्मेंटेशन प्रोसीजर के अंदर यूज करेंगे, जो मेटाबोलाइट ये प्रोड्यूस कर रहा है कॉमर्शियल यूज के लिए, कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, इसको हम यूज कर लेंगे फर्मेंटेशन प्रोसीजर के लिए। फर्मेंटेशन प्रोसीजर के लिए यूज करेंगे तो ये हमारा एक स्टेप अप प्रोसीजर हो गया। तो इसको हम बोल देते हैं डेवलपमेंट कल्चर, इसको हम बोल देंगे डेवलपमेंट कल्चर। जब हमारी फर्मेंटेशन टेक्निक होगी तो उससे क्या निकलेंगे, वेरियस प्रोडक्ट निकलेंगे, वेरियस प्रोडक्ट निकलेंगे। जब हमारे पास फर्मेंटेशन टेक्निक होगी, फर्मेंटेशन टेक्निक से हमारे पास क्या कोई प्रोडक्ट बनेगा, तो ये जो प्रोडक्ट निकलेगा, जिस प्रोसीजर से कोई भी प्रोडक्ट निकलता है तो उसको हम बोल देते हैं प्रोडक्शन कल्चर। क्या बोलेंगे उसको हम, प्रोडक्शन कल्चर। ठीक है, इस टेक्निक को हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्शन कल्चर हो जाए। तो बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं जो मार्केटेबल वैल्यू होती है, जिनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं जो मार्केट के अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रेन को इम्प्रूवमेंट करने का या स्ट्रेन को मेंटेन रखने की जो टेक्निक है उनके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। स्ट्रेन को इम्प्रूवमेंट करने की कुछ एक टेक्निक्स है जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्टली इसके अंदर हमारा हो जाएगा लो टेम्परेचर स्टोरेज, मतलब लो टेम्परेचर के ऊपर अगर हम इसको स्टोरेज कर रहे हैं तो इसको शॉर्टेज मेथड भी बोलते हैं। ये 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहेगा, 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर का हम यूज करेंगे। इसको हम रखेंगे अगार स्लांट के ऊपर, अगार स्लांट्स बनाएंगे उसके ऊपर हम रखते हैं। बट ये वेरी लिटल पीरियड के लिए होता है, वेरी ही लेस पीरियड के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। बहुत ही छोटा पीरियड होता है, जब हम कल्चर कर रहे होते हैं तो उस टाइम के लिए ही इसको यूज कर सकते हैं। वेरी स्मॉल पीरियड के लिए हम इसको यूज करते हैं, जब जिस ड्यूरिंग हम कल्चर कर रहे हैं जिस दौरान, तो उसको हम यूज कर रहे होते हैं, साथ ही साथ जिसमें 1 या 2 दिन के लिए हम उसको रख सकते हैं। तो इसको हम वर्किंग पीरियड के दौरान यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा स्टोरेज एज फ्रोजन कल्चर। एज अ फ्रोजन कल्चर -20 डिग्री सेल्सियस से लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रहेगा। इसको हम स्टोर कर सकते हैं बहुत अगार स्लांट के रूप में भी एंड लिक्विड कल्चर के अंदर भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं, दोनों के रूप में भी इसको स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आएगा स्टोरेज एज लायोफिलाइज्ड सेल, स्टोरेज एज लायोफिलाइज्ड सेल। लिक्विड कल्चर के अंदर अगर हम किसी सेल को स्टोर कर रहे हैं तो एज अ लायोफिलाइज्ड सेल के रूप में हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो वैक्यूम के अंदर इसको स्टोर करेंगे अंडर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर होगा, 5 डिग्री सेल्सियस, और -20 से -70 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर के ऊपर इसको
स्टोर कर सकते हैं एज अ लायोफिलाइज सेल। ठीक है, तो लायोफिलाइज सेल कौन सी होगी? ऐसी सेल जिनके अंदर से वाटर का कंटेंट है, जो सेल है सेल के अंदर से जो H2O का कंटेंट है उसको रिमूव कर दिया जाए, ऐसी सेल को हम बोलते हैं लायोफिलाइज्ड सेल। ठीक है, जब हम उसके वाटर के कंटेंट को रिमूव कर देते हैं, सेल के अंदर से वाटर कंटेंट रिमूव हो गया, तो जो इफेक्ट है लायोफिलाइजेशन प्रोसेस का, प्रोटेक्टिव एजेंट है जो सेल के लिए, ठीक है, वो उसके जो ऊपर इफेक्ट आने हैं, मीन जैसे कि सेल के अंदर वाटर है, अगर इसके अंदर वाटर कंटेंट है, जब हम इसको कूल करेंगे तो इसके अंदर आइस क्रिस्टल बन जाएंगे जो सेल के डैमेज का काम करेंगे। इसीलिए इस सेल के अंदर से वाटर को रिमूव करना जरूरी है, सेल को लायोफिलाइज बनाना जरूरी है। ठीक है, तो लायोफिलाइज है फ्रीजिंग या ड्राइंग से कर सकते हैं। तो ये कौन से मेथड से हो सकता है? दो मेथड हो सकते हैं, फ्रीजिंग मेथड, फ्रीज ड्राई मेथड भी हो सकता है इसके लिए, या ड्राई मेथड भी हो सकता है, जिससे सेल क्या बन जाएगी? लायोफिलाइज बन जाएगी और ये स्टोर रहेगी हाई वैक्यूम के अंदर। ठीक है, कैसे स्टोर रहेगी? हाई वैक्यूम के, क्योंकि इतना टेम्परेचर हमें रखना है किसी भी लायोफिलाइज सेल के लिए, तो किसमें रहेगा? वैक्यूम के अंदर ही रहेगा, हाई वैक्यूम स्टोरेज। तो स्टोरेज एज वेजिटेटिव सेल। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल के रूप में अगर हमें स्टोर करना है, हम ये पढ़ चुके हैं वेजिटेटिव सेल वाला पार्ट। तो वेजिटेटिव सेल के रूप में अगर हमें किसी भी चीज को स्टोर करना है तो हम इसको रखेंगे -196 डिग्री सेल्सियस की नाइट्रोजन पर, जहां पे नाइट्रोजन किस फॉर्म के अंदर होगी? लिक्विड फॉर्म के अंदर होगी। ठीक है, तो इसको हम लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। कितना लॉन्ग टाइम हो सकता है? ये लगभग 20 ईयर का टाइम भी हो सकता है। ठीक है, या फिर इसको हम वेपर नाइट्रोजन के अंदर रख सकते हैं, -169 डिग्री सेल्सियस या 7 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन इन वेपर फेज के अंदर। वेपर फेज में अगर नाइट्रोजन है तो इसके अंदर भी हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, एयर ड्राइड या रूम टेम्परेचर के ऊपर भी, एयर ड्राइड मेथड है या फिर रूम टेम्परेचर है। एयर ड्राइड मेथड या रूम टेम्परेचर के ऊपर भी हम इनको रख सकते हैं। अब हमें इनको रखना कैसे है रूम टेम्परेचर पे? जैसे कि हम इनको राइस ब्रान के अंदर रख दें, ठीक है, तो ये यूज करते रहेंगे और लॉन्ग टाइम तक चलते रहेंगे। राइस ब्रान इनके अंदर रख दें, या फिर इसके अलावा दूसरा मेथड हो सकता है हमारे पास मेज सीड, इनके ऊपर ये ग्रो करते रहेंगे और कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पर हम इनको ग्रो करवा सकते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनडेफिनेटली ग्रो होते रहेंगे और मेंटेन रहेंगे। ग्लिसरीन के अंदर अगर हम इनको स्टोर कर रहे हैं, देन अब हम इनको स्टोर कर रहे हैं ग्लिसरीन के अंदर। सबसे पहले तो हमें ग्लिसरीन बनाना कैसे है, तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? हमें 0.15 ml जो स्ट्राइल ग्लिसरॉल लेना पड़ेगा। इस ग्लिसरॉल को 0.15 ml ऑफ स्ट्राइल ग्लिसरॉल, और इस ग्लिसरॉल को हम स्टोर कर देंगे -70 से, माइनस का ही टेम्परेचर होगा, -70 से -75 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर इसके अंदर हम अगर इसको स्टोर कर देंगे, जो स्ट्रेन है हमारे तो वो मेंटेन रहेंगे, उनके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। इस वाले को हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया वगैरह के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं इस मेथड को? लास्ट मेथड को रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया के लिए।
इस मेथड को यूज करेंगे रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, जो फर्स्ट मेथड की हमने बात की थी उसको हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ एज अ वर्किंग कल्चर। वर्किंग कल्चर मतलब हमारा कल्चर चल रहा है, एक दो दिन हम उसको रख के रखते हैं और तीसरे दिन अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, उसके लिए तो लो टेम्परेचर स्टोरेज जो वर्किंग मेथड है 2 दिन के लिए चल जाता है, क्योंकि इसका जो पीरियड है वो शॉर्ट है, 2 से 6 डे के लिए ही है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट है इनका पीरियड लॉन्ग है, इन पीरियड के अंदर हम जो किसी भी आइसोलेट है या स्ट्रेन है उसको लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। तो जो फर्स्ट है उसको सिर्फ वर्किंग कल्चर के लिए ही रखा गया है, वर्किंग कल्चर के लिए हम उसको यूज करते हैं। वर्किंग कल्चर के लिए यूज करेंगे ताकि उसके अंदर कोई कंटामिनेशन ना आए, इसलिए उसके अंदर हम अगार सलांट के अंदर उनको रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कल्चर के अंदर। अगर हमें लॉन्ग टाइम तक प्रेजर्व करना है, लॉन्ग टाइम तक प्रेजर्व करने के लिए हमारे पास ये मेथड आ जाएंगे 2 to 6। जो 2 से 6 मेथड हैं वो लॉन्ग टाइम तक प्रेजर्वेशन के मेथड हैं, जिनको प्राइमरी कल्चर स्टॉक के लिए यूज करना है तो वही हो जाएगा हमारे पास वर्किंग कल्चर, और लॉन्ग टाइम स्टोरेज के लिए है तो ये हो जाएंगे जिनको हम बोलते हैं स्टॉक कल्चर, जहां से हम इनोकुलम लेते हैं स्टॉक कल्चर। तो इनोकुलम को हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।